नमस्कार, मैं वीपीटी न्यूज़ से हारून मलिक। आज भारत जोड़ो यात्रा का आगाज़ पश्चिम उत्तर प्रदेश के शामली जिले में हुआ। यह यात्रा एल्लम कांदला कैलान से होती हुई पानीपत पहुंची। भारी संख्या में कार्यकर्ता जुटे। राहुल गांधी का भव्य स्वागत किया। प्रशासन ने सुरक्षा का व्यापक इंतजाम किया हुआ था और कांग्रेस के वरिष्ठ नेताओं ने पीसी की यानी प्रेस कॉन्फ्रेंस की, जिसमें जयराम ठाकुर जी, अखिलेश प्रताप आदि नेताओं ने अपने विचार रखे। हमारे संवाददाता ने उनसे बात की, आइए सुनाते हैं। धन्यवाद। जहाँ तक है अभी आदरणीय सांसद जी ने बताया कि उत्तर प्रदेश 75 जिलों का प्रदेश है और वह एक एक के प्रदेश में एक एक जिले में हमारा जो 6 हिस्से हैं, अलग अलग 6 प्रांत बना करके 6 लोगों को जिम्मेवारी दी गई है। हर एक प्रांत में 12 से 13 जिले हैं और प्रत्येक जिले के मुख्यालय से 25 किलोमीटर की पद यात्रा हमारे जो सम्मानित प्रांतीय अध्यक्ष हैं उनकी देखरेख में लगातार चली है 8 तारीख से 22 तारीख तक। उनमें से 12 जगह मैं स्वयं गया हूँ। 12 जगह जाकर के 12 पॉइंट बनाए थे, उनमें मैं स्वयं गया हूँ। सुबह से जिला मुख्यालय से निकलता था और जो हमारा एरिया था 25 किलोमीटर चलने के बाद समूचे दिन में शाम को समाप्त किया करते थे। तो इस तरीके से भारत जोड़ो यात्रा उत्तर प्रदेश में लगातार चली है। और आज जब हमारे बीच से आदरणीय राहुल गांधी जी जब प्रवेश किया उन्होंने उत्तर प्रदेश में, तो हजारों की संख्या में लोग उनके स्वागत में गए हैं। उसका कारण यही था कि हमने पहले से उत्तर प्रदेश के एक एक जिले में जाकर के भारत जोड़ो यात्रा करके उद्देश्य बताया कि भारत को जोड़ने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी क्यों निकले हैं। क्योंकि देश में जिस तरीके की अराजकता है, चाहे वो बहन हो चाहे बेटी हो, आए दिन अखबारों में छपा रहता है। और इसके बाद भी यहाँ की सरकार कहती है हमारा प्रदेश उत्तम प्रदेश। किस चीज में उत्तम है? बेरोजगारी में। किस चीज में उत्तम है? गरीबी में। किस में उत्तम है? महंगाई में। तरह तरह की भी जो उपाधियां मिली हैं उन्हें उत्तर प्रदेश को अव्वल करने में, तो उनको कम करना चाहते हैं हम। देश के अंदर, प्रदेश के अंदर जो बेरोजगारी है उसके मुकाबले के लिए ये भारत यात्रा जो निकली है। हम युवाओं को जोड़ रहे हैं, हम बेरोजगारों को बता रहे हैं कि आपकी बेरोजगारी का कारण क्या है। हम अन्याय अत्याचार झेल रहे हैं, हम उन्हें बता रहे हैं कि हमारे साथ अन्याय अत्याचार क्यों हो रहा है। और ये सब कारण आकर के आते हैं। तो जिस देश में और प्रदेश में जब से ये भारतीय जनता पार्टी आई है तब से इनमें सबसे ज्यादा ग्राफ बढ़ा है। इस ग्राफ को कम करने के लिए आदरणीय राहुल गांधी जी ने कन्याकुमारी से चल करके समूचे देश में इन तीनों मुद्दों को लेकर के यात्रा की है। वैसे तो वो चाहते थे कि हम पार्लियामेंट में इन पर चर्चा कराएं कि हमारा देश और प्रदेश बेरोजगारी में जो अव्वल होता जा रहा है वो कैसे रूटीन में आए, कैसे बेरोजगारी कम हो। हमारा प्रदेश जो उत्तर प्रदेश है, इस उत्तर प्रदेश में जिस तरीके का अन्याय अत्याचार बढ़ा हुआ है जाति और धर्म के नाम पर, इसको हम कैसे कम करें, कैसे ठीक करें, इसके लिए यात्रा है। लेकिन सदन में जब चर्चा नहीं करने दी गई तो पर आदरणीय राहुल गांधी जी ने सोचा कि तुम संसद में चर्चा नहीं करने दोगे तो क्या सड़क पे भी नहीं करने दोगे। उन्होंने निर्णय लिया और कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक जो चर्चा कराते चले आ रहे हैं। युवा देख रहे हैं, आज हम भैया के साथ थे, जितनी कतार में लगे थे लोग, बेरोजगार थे, नौजवान थे। वो चाहते हैं कि फिर से कांग्रेस आए, क्योंकि उत्तर प्रदेश में जब से भाजपा की सरकार आई तब से एक ही काम चल रहा है, अन्याय अत्याचार और लूट। इनको सबको रोकने के लिए युवा एकदम से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चलने को तैयार है। बेरोजगार एकदम से उनके साथ चलने को तैयार है। जिनके साथ अन्याय अत्याचार हो रहा है, चाहे धार्मिक हो चाहे आर्थिक हो, सब मिलकर के फिर से आदरणीय राहुल गांधी जी के साथ चल करके इस देश को बचाना चाहते हैं। देश, अब वो कहते हैं कैसे टुकड़े हुए देश के, देश तो एक है। मैं कह रहा हूं कि ये देश के कितने टुकड़े किए हैं, नफरत फैला करके। कभी भेल को बेच रहे तो कभी रेल को बेच रहे हैं, कभी हवाई अड्डे बेच रहे हैं तो कभी हवाई जहाज बेच रहे हैं। तो ये टुकड़े टुकड़े करके बेचने वाले का लोग, इन्हें हम
ये देश बेचने नहीं देंगे। इसलिए आदरणीय राहुल गांधी जी कन्याकुमारी से चल के कश्मीर तक जाकर के ये चर्चा कर रहे हैं कि इस देश को बचाओ, साथ चलो। इसलिए हम सब मिलकर के आदरणीय राहुल गांधी जी के इस भारत जोड़ो यात्रा में जुटे हुए हैं। धन्यवाद। सर एक मिनट, मैं एक बात और कहना चाहता हूँ, भूल गया कि पिछले 2 दिन से बागपत और शामली में सबसे बड़ा खतरा ठंड से नहीं था, पर सड़कों की हालत से था। मैं कन्याकुमारी से चल रहा हूँ और रोज 21, 22, 23 किलोमीटर चल लेता हूँ, पर जो मैंने कल और आज देखा है बागपत और शामली में, मैंने और किसी राज्य में नहीं देखा। सबसे बड़ा खतरा सड़कों से में, और आज मुझे 4 या 5 बार बचना पड़ा। ये कभी नहीं हुआ था। और जो दावा करते हैं उत्तर प्रदेश के बारे में, मैं उनसे गुजारिश करूंगा वो 1-2 घंटे के लिए बागपत आए, शामली आए और देखें सड़कों की क्या स्थिति है, सड़कों की क्या हालत है। मैडम प्रेस कॉन्फ्रेंस चली है, उसी की वीडियो डाली। आपके सवाल है? सर एक मिनट सर, बीच में इंटरप्ट कर रहे हैं। हमारे एक यात्री अभी लेट हैं, उनसे परिचय करा दूं, फिर आप सवाल लें सर। समय पर आना चाहिए यार, समय पर आना चाहिए। मैं ओम प्रकाश कुशवाहा सर, उत्तर प्रदेश के कुशीनगर जिले से हूँ। सर इस यात्रा में हमें चलने के लिए अवसर मिला है, इसके लिए नाम आप बताइए नाम। ओम प्रकाश कुशवाहा। और प्रदेश ब्रजेश पाठक जी का बयान आया, मैंने इसका जवाब दे दिया है। बार बार ब्रजेश पाठक के सवाल के बारे में मुझे पूछने की कोई जरूरत नहीं। सर यूपी से छूटते हुए निकल रहे हैं। कहता है कि भारत जोड़ो यात्रा उन लोगों के साथ है जो भारत के टुकड़े टुकड़े कहते थे, क्या ये सही है? किसने किया? बीजेपी के एक नेता का बयान आया। कौन नेता? किसने कहा? किसने टुकड़े किए? किस नेता ने? पाकिस्तान के टुकड़े किए हमने, हिंदुस्तान के नहीं, भारत के नहीं। जो टुकड़े कर रहे हैं भारत के, वो आरएसएस बीजेपी वाले हैं जो नफरत फैला रहे हैं भाषा के नाम पर, प्रांत के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं। आरएसएस बीजेपी बांटती है, कांग्रेस बांटती नहीं। सर अभी आपने एक बात कही थी, कांग्रेस जितनी मजबूत होगी उतना विपक्ष मजबूत होगा। जयंत चौधरी आपके साथ आ गए हैं, भले ही वो यात्रा में शामिल नहीं हुए हैं, लेकिन आपको समर्थन दिया है। कल हमने बागपत में शामली में देखा, तमाम उनके कार्यकर्ताओं में भी ऐसा उत्साह है कि जैसे वो कांग्रेस के कार्यकर्ता है। लेकिन आपको लगता है कि इस तरीके से पश्चिम से पूरब तक एक बड़ा संदेश जाएगा? और क्या साइकिल और हाथी का भी साथ भविष्य में मिल सकता है? बात भारत जोड़ने की है। 2024 के संदर्भ में जो तैयारी करनी है अभी शुरू नहीं हुआ। विपक्ष की पार्टियों एक होकर उनके आपस में जो बातचीत होनी चाहिए, एक सकारात्मक कार्यक्रम बनाने की जरूरत है, उसकी शुरुआत अभी नहीं हुई। वो होगा। उसके पहले 2023 में 9 राज्यों में चुनाव है, उसका सामना हमें करना है। उसके बाद ही 2024 में क्या होगा उस पर सोच विचार होगा। पर मैं ये कह सकता हूँ कि जो समर्थन हमें मिला है, हालांकि वो नहीं थे समाजवादी के कोई रिप्रेजेंटेटिव नहीं थे, बीएसपी के कोई सदस्य नहीं थे, आरएलडी के कार्यकर्ता काफी भारी मात्रा में कल मौजूद थे, कल दोपहर को और कल शाम को। तो ये सब अच्छा सकारात्मक संकेत है और मैं विश्वास करता हूं कि इसी भावना के साथ हम आगे चलेंगे और एक मजबूत ऑपोजिशन विपक्ष का एक कार्यक्रम हम बना सकते हैं। सिर्फ एंटी मोदी प्लेटफॉर्म से नहीं चलेगा, हमें एक सकारात्मक कॉमन प्रोग्राम देना पड़ेगा जनता के सामने, कृषि के क्षेत्र में, उद्योग के क्षेत्र में, संविधान को और मजबूत करने के लिए हम क्या कदम उठाएंगे। तो ये पॉजिटिव कार्यक्रम हमें देना होगा, इस पर बहुत कुछ काम करने बाकी है। आपने अभी एक बहुत अच्छी बात खुद एक्सेप्ट की है सर आपने, कि 5 साल लग सकते हैं, 10 साल लग सकते हैं, यानी इस बात को आप स्वीकार कर रहे हैं कि चुनौतियों का बहुत बड़ा पहाड़ आपके सामने है। ये यात्रा को पहले ही निकालना चाहिए। ये मेरा विचार है, मैंने पब्लिकली भी कहा है, बार बार कहा है कि कुछ साल पहले हमें निकालना, क्योंकि हम विचारधाराओं की लड़ाई में है, सिर्फ चुनावी लड़ाई में नहीं है। ये विचारधारा की लड़ाई है और हमने जो विचारधारा की लड़ाई से हम थोड़ा पीछे हट गए थे, क्योंकि हम चुनाव में व्यस्त थे।
हमेशा हम एक चुनाव के मशीन बन गए थे, तो हमें अभी एक विचारधारा का मशीन बनना है। सर एक एक करके सभी को मौका मिलेगा। राहुल जी ने दोनों दिन नाइट एक्सिट क्यों नहीं किया, क्या वजह थी? सॉरी, यूपी में राहुल जी ने दोनों दिन नाइट एक्सिट क्यों नहीं किया, क्या वजह थी? सर इनका ये कहना है राहुल जी ने नाइट स्टे क्यों नहीं किया यूपी में? दिल्ली जा रहे हैं वापस। दिल्ली जा रहे हैं वापस लौट कर। राहुल गांधी यहाँ आए थे, यूपी में प्रवेश की थी, तो वो लोनी से वापस चले गए। उसके बाद इस सवाल का जवाब आप जानते हैं, आप जानते हैं यार, आप जानते हैं ये सवाल, आप फिर भी ये पूछते कई हैं। बार सर सिक्योरिटी रीजन भी होता है ना। कोई बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं यार, सर आप देख दीजिए ना, इसमें क्या बात है? कोई सिक्योरिटी से कोई जयराम जी, अस्पताल में तो कोई लेना देना सर नहीं है। कश्मीर ही क्यों चुना सर? बीजेपी के अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी सवाल उन्होंने ये कहा है कि पाकिस्तान देखिए प्लीज, एक आदमी एक मैं बार सवाल। हेडलाइन के लिए जवाब नहीं दूंगा, ठीक है? आप मुझे गंभीर सवाल पूछिए, मैं उसी गंभीरता से मैं जवाब दूंगा। हेडलाइन के पूछे फलाना ने ये कहा, आपका क्या रिस्पांस है, मैं ऐसे सवालों को जवाब नहीं दूंगा। सर फाइनल डेस्टिनेशन के लिए कश्मीर ही क्यों चुना सर? फाइनल डेस्टिनेशन कश्मीर ही क्यों है? क्योंकि 370 क्यों मैं कहूंगा ना, आपने सुना नहीं मैंने क्या कहा, ये कन्याकुमारी से कश्मीर तक है, कन्याकुमारी से काबुल नहीं हो सकता, कन्याकुमारी से कश्मीर है, सर फाइनल डेस्टिनेशन काबुल नहीं हो सकता, कश्मीर नहीं हो सकता। कश्मीर ही क्यों है सर? 370 की वजह से? हिंदुस्तान का नक्शा देखा है? 370 की वजह से सर? आपने हिंदुस्तान का नक्शा देखा है? सर उत्तर की कोने में कौन सा राज्य है हमारा? जी बताइए ना, मैं आपसे सवाल जी। पूछ रहा हूँ, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, सर बताइए। मेरा सवाल यह है अरे 370 भाई, मैं आपसे सवाल पूछ रहा हूँ, चलिए ठीक है, नेक्स्ट। मैं आपको एक नक्शा दे देता हूँ, बाद में देखिएगा। वो बात सही है आप प्लीज भैया, हो गया आपकी बात। लेकिन- भाई प्लीज, आपका जवाब मिल गया, प्लीज दूसरों को अवसर दें। अगर आप मेरा सवाल प्रकाशित करना चाहते हैं, आप कहिए, क्योंकि कन्याकुमारी से काबुल नहीं जा सकते, कन्याकुमारी से हम सिर्फ कश्मीर जा सकते हैं। कमाल यार, कैसे सवाल पूछते हो? उनका सर सवाल तो हम आपके Please, अकॉर्डिंग please. फ्रेम नहीं करेंगे ना सर। सवाल तो ये है 370 एक सेंसिटिव मुद्दा भाई, है। आपका जवाब मिल गया मेरे भाई, प्लीज हो गया देश दक्षिण से प्लीज उत्तर तक कहाँ तक जाता है, वो जवाब है आपका। देश दक्षिण से उत्तर कहाँ तक जाता है? प्लीज हो गया आपका उत्तर सवाल। तक की यात्रा में प्लीज उत्तर कहाँ रुकेंगे? कश्मीर में बहस की बात नहीं है, आपका प्रश्न किया, उसका जवाब मिल ठीक है गया, ठीक है प्लीज। मैम। शंकराचार्य कहाँ तक गए बताइए? बिल्कुल सही, यही तो सुनना चाह रहे शंकराचार्य हैं कहाँ सर तक गए आपसे। बताइए ना। यही तो सुनना चाह रहे हैं सर। शंकराचार्य कहाँ से शुरू किया? सर कन्याकुमारी के पास कालड़ी। शंकराचार्य कहाँ तक गए? शंकराचार्य हिल कहाँ है? शंकराचार्य पर्वत कहाँ है? श्रीनगर में है? यही तो तो सवाल आप सुनना चाह शंकराचार्य रहे से हैं। क्यों पूछते हैं कि नहीं? आप श्रीनगर के बाद बाहर क्यों नहीं गए? Rahul Gandhi talked about fear. Rahul Gandhi personified fear. Rahul Gandhi depicted fear in a certain form. Do you think that fear is weakening of the democracy? And what is the stand of Indian National Congress to address that fear? There is fear that Rahul Gandhi addresses against. What is the fear and how will the Indian National Congress address the fear? What fear? Fear in the country, डरो मत जो वो कहते हैं, कौन सा डर है? मैं समझा नहीं आपका सवाल, पर बोलो, समझते हैं साहब? मैं समझा नहीं। हमने कहा है आज, आप पूछिए, आराम से पूछिए। In each and every speech, Rahul Gandhi stated one thing, that is fear. That daro mat and mohabbat karo. Yes, yes. So how do means Rahul Gandhi personified that fear in a certain form? Be bold. Yeah. Do you think that fear is weakening of the democracy, and how Indian National Congress is addressing that fear? The only way to reduce fear is to strengthen democratic institutions. Follow the constitution. Strengthen constitutional institutions. Strengthen the media. Strengthen the judiciary. Strengthen parliament. Strengthen laws. वही तो कह रहे हैं। अगर आप किसानों की समस्याओं को सही तरीके से हल नहीं करोगे तो किसान डरे रहेंगे। आप युवकों को बेरोजगार बनाओगे तो युवक डरे रहेंगे। अब महिलाओं और दलितों पर जो अत्याचार हो रहा है उस पर कार्यवाही नहीं करेंगे तो महिलाएं और दलितों भी डर में रहेंगे। तो अगर आपके मन में यह है
कि आप संविधान के जो प्रावधान है उसको सही तरीके से लागू करेंगे, जो संवैधानिक संस्थाएं हैं उस पर हस्तक्षेप नहीं करेंगे और उनको और मजबूत बनाएंगे, तो ये जो डर का माहौल है, आज माहौल क्या है? डर का माहौल है, भय का माहौल है। तो लोकतंत्र से ही इसको हटाया जाएगा। इसीलिए तो कांग्रेस पार्टी ने भारत जोड़ो यात्रा निकाला है, ताकि लोगों तक हम ये संदेशा पहुंचा सकें कि हम उनके साथ हैं, डरिए मत, हम आपकी लड़ाई लड़ेंगे। हमारी लड़ाई तो है, हमारी लड़ाई तो चुनावी लड़ाई है, पर आपकी लड़ाई जो है रोजाना लड़ाई है, रोजगार के लिए है, महंगाई के खिलाफ है, बेरोजगारी के खिलाफ है। तो उसके खिलाफ हम लड़ाई लड़ेंगे आपके पक्ष में। प्लीज भैया, एक आदमी एक दूसरे लोगों का मौका दे। भारत बताती है, आप भारत जोड़ो यात्रा निकाल के चल रहे हैं, तो भारत छूटा ही कब? राहुल जी ने पहले भी कहा है कि मैं आपको याद दिला दूं, ये सवाल राहुल जी से किया गया था एक बार, और उन्होंने कहा था मैं आरएसएस मुक्त भारत नहीं चाहता हूँ। कई लोग हमारे देश में आरएसएस की विचारधारा से जुड़े हुए हैं, पर उनका मुकाबला हमें करना है, उनको समझाना है कि वो तरीका गलत है। जो अनेकताएं हमारे देश में, वो अनेकताओं को सम्मान नहीं दिया जा सकता जिस तरीके से आरएसएस सोचती है। हमारा संविधान है, हम संविधान के आधार पर ये लोकतंत्र चलाते हैं, और जो आरएसएस बीजेपी चाहती है, यूनिफॉर्मिटी चाहती है, समानता चाहती है, कहते हैं कि हम एकता चाहते हैं, पर वास्तव में क्या चाहते हैं कि एकता, बराबर, सब एक ही समान, हम सबको देखेंगे। एक बात समझिए, अगर आप हमारे देश की अनेकताओं को दबाएंगे तो हमारी एकता खतरे में है। सबसे बड़ी खतरा हमारे देश में इसी से पैदा होता है कि हम अनेकताओं को सम्मान नहीं देते हैं, हम अनेकताओं को पहचानते नहीं, हम अनेकताओं को राजनीति में सही जगह नहीं देते, उनका जश्न नहीं बनाते। हमारे लोकतंत्र का सिद्धांत क्या है? अनेकता में एकता, यूनिटी इन डाइवर्सिटी। भारत जोड़ो यात्रा का सिद्धांत क्या है? अनेकता से एकता। सिर्फ अनेकता में एकता नहीं, अनेकता से एकता। अनेकताओं को स्वीकारो, अनेकताओं को पहचानो, अनेकताओं को जश्न मनाओ, और आपको एकता मजबूत दिखाई देगा। यही फर्क है कांग्रेस और आरएसएस के बीच में, कांग्रेस और बीजेपी के बीच में। सर, आपने एक बात कही और ये कहा कि बागपत और शामली में मुझे सड़कें ऐसी, हाँ बिल्कुल, उसके बाद में तो कहीं ना कहीं उत्तर प्रदेश सरकार पर आपने निशाना साधा है। अगर बागपत से शामली की सड़क की बात करें तो शायद इससे पहले और ज्यादा बुरी स्थिति थी। देखिए, 23 कितने साल हो गए कांग्रेस सरकार उत्तर प्रदेश में? 32 साल हो गए। 32 साल में कितने सरकारें आई, कितने सरकारें आई, और किसी भी सरकार में कांग्रेस का हाथ नहीं। बिहार में कह सकते हैं कुछ सरकारें ऐसी थी जहां हम गठबंधन में थे। उत्तर प्रदेश में एक भी सरकार 32 साल में कांग्रेस का हाथ नहीं था। तो सड़कें की हाल देखिए, और ये बागपत और शामली है जो कृषि के नजरिए से बड़े एडवांस जिले हैं, ये गरीब जिले नहीं है। हरित क्रांति पहले यही आई थी, और हरित क्रांति के प्रांत में अगर सड़कों की हालत ये है तो आप देख सकते हैं पूर्वी उत्तर प्रदेश में सड़कों की हालत कैसी होगी। सर, इससे पहले आप इन सड़कों पर कब निकले? मैं कई बार आ चुका हूँ, और पहली बार सड़कों पर चल रहा हूँ, मैं चल रहा हूँ। इस समय जो हालत है शायद वो पहले से बेहतर। कल मैं 23-24 किलोमीटर चला हूँ। हो गया, आपका जवाब हो गया भैया। अब दूसरे साइड में पूर्वांचल एक्सप्रेस जहाँ पर आप एक मिनट। हुसैन दलवाई अपनी पार्टी लीडर महाराष्ट्र, उन्होंने यहाँ के मुख्यमंत्री की टिप्पणी की है और कहा है कि भगवा कपड़े पहनने से व्यापार नहीं आएंगे, उद्योग धंधे नहीं आएंगे, आपको थोड़ा मॉडर्न कपड़े पहनने पड़ेंगे, मॉडर्न होना पड़ेगा। यार, हुसैन दलवाई मेरे साथ राज्यसभा में सदस्य रह चुके हैं, पर बोल लेते हैं। मैं हमेशा सर, मैं ये कहना चाह रहा हूँ, जो बोलते हैं गंभीरता से नहीं लेता हूँ। सर, मेरा सवाल ये है, जिस जगह आप प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, ये ऊंचा गांव है, ये कैराना से सटा हुआ है, ये वही कैराना है जहां से पलायन का प्रकरण
पलायन का मुद्दा उठा था। आज से 5-7 साल पहले क्राइम बहुत ज़्यादा होता था, व्यापारियों का मर्डर हो जाया करता था। इसी जगह पर जहां आप बैठे हुए हैं, यहीं पर पीएससी का कैंप बनने जा रहा है। तो क्या लॉ एंड ऑर्डर को लेकर अभी भी आप कहीं पर मतलब भाजपा की हमारे यहाँ 3 उत्तर प्रदेश के महारथी बैठे हुए हैं। एक प्रवक्ता है, एक अध्यक्ष है और एक सीएलपी है। मैं उनसे गुजारिश करूंगा इसका सवाल, इन सवाल का जवाब आप दीजिए। देखिए, जो दंगे हुए थे उसमें कौन लोग इन्वॉल्व थे आप लोगों को पता है? कौन लोग का हाथ उन दंगों में था? किन पे मुकदमे हुए थे? नहीं, मैं कैराना पलायन की बात कर रहा हूँ, वो मुजफ्फरनगर दंगा था। मैं पलायन प्रकरण की बात कैराना की बात चल आप बोले। मैं पलायन की बात कर रहा हूँ, कैराना पलायन। सुनो जहाँ तक आप कैराना पलायन की बात कर रहे हैं, ये वही कैराना है जहाँ पे भारतीय जनता पार्टी बाई इलेक्शन लड़ी थी और हार भी गई। ये वही कैराना है। तो मुद्दा भी स्पष्ट है और वहां की जनता का जवाब भी स्पष्ट है। अब उसको दोबारा से भारतीय जनता पार्टी जो उनकी हार हुई थी, बुरी तरह हार हुई थी, और मैं उसके इतिहास में इसलिए नहीं जानना चाहती कि वो सिटिंग सीट थी बीजेपी की और एक बहुत ही वरिष्ठ भारतीय जनता पार्टी के स्टालवर्ट लीडर थे, उनकी सीट थी, हुकुम सिंह जी की। उनकी बेटी चुनाव लड़ी थी और भारतीय जनता पार्टी उस सीट को बचा नहीं पाई थी। तो पलायन का क्या मुद्दा था और किस तरह से भारतीय जनता पार्टी ने उसकी मार्केटिंग करने की कोशिश की थी, दोनों अलग चीजें हैं। मैं इतना कहना चाहती हूँ कि अगर इस तरह की कोई भी घटना है और पलायन की बात अगर है, तो कांग्रेस पार्टी पूरी तरह से संवेदनशील है इसमें। चलिए, आपको सबको भोजन के लिए निमंत्रित किया गया है। लंच इंतजार कर रहा है।